बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के सिलसिले में आज के इस एपिसोड में हम अपने सब्जेक्ट MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और आज हमारा ये पार्ट 1 है और इस वीडियो में कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट के 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करें, वो रिव्यू करें और इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसमें हम इसी सब्जेक्ट के 40 सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ऐड करेंगे। तो यूं दो पार्ट्स में आपको इंशाल्लाह 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत मुनासिब होंगे। तो चलिए आज की फिर वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म अ ड्यूटी। देखिए एक लफ्ज़ यहाँ पे आया है, ज़रा कोशिश कीजिएगा जिन वर्ड्स को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है इनको ज़रा आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो ऑब्लिगेशन क्या होती है? असल में आपकी कोई जिम्मेदारी होती है। और दूसरा अगर आप देखें ना तो ड्यूटी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है। मैं और आप कहीं काम करते हैं तो ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। आपके पास जो आंसर ऑप्शंस हैं उसमें अगर आप देखिए तो सेकंड ऑप्शन आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चाहें तो इस लफ्ज़ को या ड्यूटी वाले लफ्ज़ को अगर आप क्लू के तौर पे भी यूज़ करें तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी आपकी ऑफिशियल या प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन होती है या फिर हमारी ड्यूटी होती है, या कह सकते हैं कि वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क और सर्टेन सेट ऑफ टास्क और सर्टेन ड्यूटीज। Question number 2. In an effort to make organization more flexible and responsive to competitive pressure, firms have adopted dash decision making. कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है या होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जितना कंपेरेटिव प्रेशर मिलता है उनको, जानी बात है डायनेमिक लैंडस्केप है बिजनेस की, एवरी नो एंड देन देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस फॉर द बिजनेस। तो ये कहा जा रहा है कि वेरियस कंपेटिटिव प्रेशर्स, तो इन प्रेशर्स के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव। फर्म्स हैव अडॉप्टेड डैश डिसीजन मेकिंग। तो इस सारे मरले में अब दो तरह की डिसीजन मेकिंग है। पूछा जा रहा है कि कौन सा डिसीजन मेकिंग है जो फर्म्स को, जो कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इन सेंट्रलाइज decision making, the decision making authority is retained to a certain person or a group of persons। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस निचले लेवल्स तक डेलीगेट करती हैं कि नीचे के जो लोग हैं यानी मिडिल मैनेजमेंट के, जूनियर मैनेजमेंट के और इवन जो फ्रंट लाइंस हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करती हैं। सो द डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग दैट इन्वॉल्व्स वेरियस लेयर्स, top managers, middle managers or middle line management और our front lines, our workers, ठीक है। for different levels जो हैं वो जब मिलजुल के सारी अपनी डाइवर्सिटी को ऐड करते हैं तो जाहिर बात है यहाँ एक अच्छा डिसीजन होता है, एक क्विक डिसीजन होता है क्योंकि सब अपना रोल प्ले करते हैं और जितनी इनपुट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को सारी मिल जाती है। तो दिस इज द डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के इन टुडेज कंपैरेटिव प्रेशर्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको फ्लेक्सिबल होना है, रिस्पॉन्सिव होना है, इस सूरत में जो डिसीजन मेकिंग सूट करती है ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑफिस सप्लाई फर्म that has 3 departments based on या based upon retail, wholesale and governmental customers is using which of the following types of departmentalization। तो पूछा जा रहा है कि कोई एक फर्म है, कंपनी है, वो ऑफिस सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करती है। 3 डिपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं और ये किस बेस पे हैं। अगेन ये वर्ड जो है ये सारा क्लू है, इस क्वेश्चन का सारा क्लू इसमें है। रिटेल है, रिटेलर आपको पता है डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं। अगेन होलसेल है, ये लोग डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं। और गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं तो वो एक अलग तरह के कस्टमर्स हैं। तो गवर्नमेंट के ऑफिस जो हैं वो इनके थर्ड टाइप के कस्टमर्स हैं। तो पूछा जा रहा है कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं और ये 3 कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो किस नौयत की है, कस्टमर्स बेस्ड है, जियोग्राफिक बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, कस्टमर बेस्ड है। तो ज़ाहिर बात है, मैंने कहा था यहाँ क्लू जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर ही है। तो कस्टमर बेस्ड जो है वो इस कंपनी की डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मैनेजरियल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ मैनेजर एंड एम्प्लॉइज लोअर इन द हायरार्की इज रेफर्ड टू एज। कोई एक प्रोसेस है जिसमें किया जाता है कि जी
मैनेजरियल अथॉरिटी होती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कुछ निचली सतह पे डेलीगेट की जाती हैं। डेलीगेट से मुराद क्या होता है कि एक मैनेजर ने कुछ अपना काम, एक आध टास्क अपने सुपरवाइजर को दे दिया, राइट? तो ये क्या होगा? डेलीगेशन होगी। तो ऐसा मरहला जिसमें हम ये कहते हैं कि कुछ मैनेजर की अथॉरिटी या उसके टास्क जो होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हम निचली सतह पे मुंतकिल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं असल में इट्स ए डेलीगेशन। यानी मैनेजर delegates some of his or her responsibility to his or her supervisor or junior or even assistant manager। तो वो उसके बिहाफ पे फिर कुछ डिसीजन भी करता है और कुछ चीज़ों को फिर ऑर्गेनाइज या फिर कंट्रोल भी करता है। Question number 5. The statement that communicate the future aspiration of an organization is called। तो हम जब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट अलबत्ता उनमें से फ्यूचर के हवाले से बात करती है, और वो स्टेटमेंट ऐसी है कि वो इंस्पायरेशन है, वो एस्पायरेशन है पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। पूछा गया है वो जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाती है? वो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की विजन स्टेटमेंट होती है। ये विजन स्टेटमेंट हर कंपनी देखती है, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक राह दिखाई दे, उसका एक फ्यूचर गोल बताया जाए, और वो फिर एक ऐसी एस्पायरेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन फिर अपनी पूरी तवज्जो, पूरी तवानाई, पूरे रिसोर्सेज और पूरी सारी जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, सब कुछ उसी डायरेक्शन में लगा देती है, उन सबको सिनर्जाइज कर देती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो अपने विजन को अचीव करे। असल में आप ये कह सकते हैं विजन जो होता है या विजन स्टेटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि उसने किस समत में जाना है। Question number 6 है the set of strengths, characteristics and qualities including skills, technologies or the resources that distinguish a firm from its competitors is called। एक फर्म की स्ट्रेंथ, एक फर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फर्म के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज हो सकती हैं, एक फर्म के अंदर जो लोग हैं उनके स्किल्स, एक फर्म कितनी टेक्नोलॉजीज एक्वायर करती है, यूज करती है, उसके पास हैं, कितने रिसोर्सेज हैं जो इस फर्म को डिस्टिंग्विश करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसकी अपनी पहचान बनते हैं किससे? इसके कंपैटिटर से, राइट? तो इस फर्म की जो स्ट्रेंथ है उसके अपने करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो इस फर्म को डिस्टिंग्विश करती हैं इस जैसी बाकी फर्म्स के साथ या उनसे। तो वो क्या कहलाती हैं? हमारी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस। सो अ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, स्ट्रेंथ, स्किल्स, टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन, जिसको हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं, that distinguish a firm or a company from its competitors। Question number 7. Which type of environment is best suited for the mechanistic organization? देखिए मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है ये सारी क्या हैं? रिजिड हैं, मोर फॉर्मल हैं, लेस फ्लेक्सिबल हैं। तो जाहिर बात है अगर ये लेस फ्लेक्सिबल हैं तो किस तरह का एनवायरनमेंट इनको सूट करता है? यकीनन वो एनवायरनमेंट जो क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। अगर ऐसा एनवायरनमेंट हो जो कि अनसर्टन हो, डायनामिक हो, रिस्की हो, बहुत प्रेशर हो, बहुत चेंजेस हो ऑन एंड ऑफ, तो एक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखिए उसके बरक्स जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऑर्गेनिक। पूछा गया कि इनके जो स्ट्रक्चर हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं? क्या वो रिजिड है? नहीं, रिजिड तो नहीं है। ज्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या नैरो स्पैन होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। बल्कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव एंड दे हैव मिनिमल फॉर्मलाइजेशन। ज्यादा चीजें फॉर्मल नहीं उनके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, फॉर्मलाइजेशन बहुत कम है। ठीक है, दे कैन अडॉप्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Question number 9. The socio-economic view is that the management social responsibility goes beyond making profit too। अच्छा, एक पैराडाइम है हमारी सोशो इकोनॉमिक। जाहिर बात है इससे तो मुराद बिजनेस और प्रॉफिट हो सकता है, बट सोशो से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, उसकी कोई एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक तो ये है ना कि वो प्रॉफिट बना रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, चले बहुत अच्छी बात है, बिजनेस है उसकी मेन इंटेंशन तो ये होती है। लेकिन इसके अलावा
सोशल इकोनॉमी कह रही है या ये पैराडाइम कहता है कि आपकी खाली प्रॉफिट कमाने के अलावा कोई और चीज़ भी होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक प्लांट, कोई चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लग जाए और प्रॉफिट कमाए, नहीं, बल्कि उसकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और वो क्या है? जिस सोसाइटी से वो बिलॉन्ग करता है, उसके लोगों को वहाँ उनकी सोशल वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना, ये भी इसी ऑर्गेनाइजेशन की या उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्रॉफिट ज़रूर अर्न करें, लेकिन वहाँ दाएँ-बाएँ कम्युनिटी, सोसाइटी, उनके एनवायरनमेंट को, उनके लोगों को और उनके सोशल कॉज़ को, सोशल वेलफेयर को, इन सब चीज़ों को भी ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू हर्ट्सबर्ग, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉई विद जॉब सेटिस्फैक्शन, मैनेजर शुड कंसंट्रेट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हर्ट्सबर्ग की आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, वो कहता है कि जी कि एम्प्लॉई को जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड की जाए या किस सूरत में की जा सकती है कि मैनेजर को किन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। यानी वो ये कहता है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई है, वो जॉब सेटिस्फैक्शन आपने उसको इंश्योर करनी है। अब जॉब पे वो सेटिस्फाई होगा तो रिटेन कर सकेंगे आप उसको, या वो कंपनी के साथ ज़्यादा देर चल सकेगा, वो लॉयल रहेगा, काम करेगा, मोटिवेटेड रहेगा। तो जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए हर्ट्सबर्ग कह रहे हैं कि एक मैनेजर को चाहिए कि वो किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करे। क्या मोटिवेशन फैक्टर्स पे करे, हाइजीन फैक्टर्स पे करे, एक्सट्रिंसिक ये पे करे या इशू सच एज पे करे। तो ये देखिए, इसमें जो 2 चीज़ें बताई गई हैं, 2 फैक्टर थ्योरी है इन साहब की, हर्ट्सबर्ग की। तो ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल इससे बाहर है, इनको तो आप छोड़ दीजिए। अब एक चीज़ वो ये कहते हैं, एक आपके हाइजीन फैक्टर है और एक आपके मोटिवेशनल फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर को वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो बंदा अनसैटिस्फाइड नहीं है, यानी बंदा डिससैटिस्फाइड नहीं है, नॉर्मल है दूसरे लफ्ज़ों में। और अगर आपने उसको मुतमईन रखना है, उसको खुश रखना है, उसको सैटिस्फाई रखना है, तो फिर आप क्या करें? मोटिवेशनल फैक्टर्स पे फोकस करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास हाइजीन फैक्टर हैं तो बंदा नॉर्मल है, हाइजीन फैक्टर नहीं है तो बंदा क्या है? परेशान है, खुश नहीं है। हाइजीन फैक्टर हो या ना हो, इससे बंदा खुश नहीं है। सिर्फ हाइजीन फैक्टर नहीं है तो बंदा परेशान है, हाइजीन फैक्टर हैं तो बंदा नॉर्मल है। अलबत्ता मोटिवेशन फैक्टर आप डालेंगे तो बंदा खुश होगा। सो दैट्स व्हाट द 2 फैक्टर थ्योरी इज। तो ऑप्शन 1 यहाँ से हमारी करेक्ट हुई। 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सजेशन फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। जाहिर बात है, मैनेजर्स को, लीडर्स को क्या करना होता है? एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना होता है। तो कहा गया कि एक जो सजेशन नीचे दी गई है वो अच्छी नहीं है, वो आपने आउटलाइन करनी है, राइट? देखते हैं जी। मैच अ गुड टू जॉब फिट, एक बंदे को उसकी जॉब के लिहाज से गुड फिट बनाया जाए, यानी वो बंदा, वो जॉब उसको दी जाए जो वो चाहता है। तो ये तो क्या हुआ? मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी बात हुई। इसका मतलब ये हमारी डिजायर्ड ऑप्शन नहीं है, हमें वो देखनी है जो अच्छी ऑप्शन ना हो। ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन होगी। इंडिविजुअलाइज द रिवॉर्ड, यानी आप ये देखें कि कोई काम ज्यादा करता है उसको ज्यादा रिवॉर्ड दें, कोई मीडियम लेवल का करता है उसका रिवार्ड और तरीके से बनाएं, जो लो करता है उसका रिवार्ड भी और तरीके से बनाएं। तो ये तो क्या हो गया? एडवांटेज हो गया, अच्छी बात होगी। इस तरह तो हर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। हमें ये भी पिक नहीं करनी। थर्ड देखते हैं, मेक्स गोल वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। अब आपने गोल इतने डिफिकल्ट कर दिए तो क्या होगा? एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएगा। आप कहेंगे जी 2 लाख की सेल आप करते हैं, अगली दफ़ा आपने 8 लाख की करनी है। तो एम्प्लॉय पहले ही कहेगा कि सर मैं तो 2 लाख का टारगेट बड़ी मुश्किल से मीट करता हूँ। 8 लाख का इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, और शायद इम्पॉसिबल है। इट मीन्स कि ये रियलिस्टिक नहीं है। यू आर सेटिंग अ गोल दैट इज अनरियलिस्टिक। इट कैन नॉट बी अचीव्ड। इट्स अनअटेनेबल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वो ज़ाहिर बात है, बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा। और यही आप कर रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय, बट दिस इज नॉट अ गुड सजेशन। और लास्ट क्या है? रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी एक मैनेजर को पता हो कि लोगों में क्या डिफरेंसेस है और किस तरह उनको डील करना है। तो ये भी क्या है? एक मोटिवेशन की चीज होगी। सो सी इज आर डिजायर्ड ऑप्शन। Question number 12. According to McLeland's acquired need theory, dash is the desire to maintain warm, friendly relationship with others. अच्छा, मैकलीलैंड की जो acquired need theory है, उसमें भी 3 चीज़ें हैं और वो कुछ डिफरेंट तरह की नीड्स हैं। हमें पूछा गया है कि एक बंदे को एक अच्छा, एक दोस्ताना जो रवैया रखने की ज़रूरत पड़ती है, रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, वो कहते हैं ना सोशियोलॉजी में कि ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल। तो ज़ाहिर बात है वो अकेला या तन्हा नहीं ज़िंदगी गुजार सकता, तो वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है, फैमिली, कोलीग्स एंड सो ऑन।
मैकलीलैंड के हिसाब से हमें बताना है कि ये जो एक इंसान की ख्वाहिश है कि वो अपने दाएं बाएं कोलीग्स के साथ, पीयर्स के साथ, घर पे, फैमिली में एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, क्या ये नीड फॉर अचीवमेंट है? नहीं, ये तो कुछ और होती है। नीड फॉर पावर है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या है? इट्स एन एफिलिएशन। इट्स अ नीड फॉर एफिलिएशन। If a person thinks that he should have warm, friendly, or long-lasting relationship with parents, family, neighbors, peers at the office or workplace, तो ये क्या होगा? Need for affiliation. Question number 13. According to University of Iowa Studies, Kurt Levine and the associates, यानी इसके साथ जो बाकी लोग भी हैं, वो रिसर्चर क्या कहते हैं कि dash leaders tend to involve the group in decision making. Let the group determine what methods make overall goals known and use feedback as an opportunity for helpful coaching. ऐसे मैनेजर्स जो लोगों को इन्वॉल्व करते हैं या ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, वो चाहते हैं कि खुद ग्रुप डिटरमिन करे कि काम किस तरह करना है। यानी एक टास्क है, बजाय मैं बताऊं, मैं अपनी टीम को कहूं कि आए बैठ के फैसला करें, तय करें कि कैसे बेहतर काम हो सकता है। लेट एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे इनपुट लेंगे हम। मेक ओवरऑल गोल्स नोन, सबको बताया जाए कि इस बार मुझे ऊपर से ये टास्क मिला है और मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए और आए मिल के इसको करें। राइट, सो अ वी कल्चर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्या करता है वो मैनेजर? फीडबैक को यूज करता है ये देखने के लिए कि क्या अपॉर्चुनिटी है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। और ये सारा सिलसिला, ये कौन सा मैनेजर है ऐसा? लग तो बहुत अच्छा रहा। तो ये ऐसे मैनेजर कौन से होते हैं? डेमोक्रेटिक होते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी क्या होती है? आप क्या करते हैं? सबसे राय मांगते हैं। राइट, जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। सब लोग अपना वोट डालें, सब लोग अपनी राय का इजहार करें। तो यहाँ ये मैनेजर साहब यही कह रहे हैं, सब लोगों से पूछ रहे हैं कि यार आइए बताइए काम कैसे करना है, ये सारा टारगेट है। अब बताइए क्या फीडबैक आ रही है, किस तरह हम काम कर रहे हैं, हम चीज़ों को अडॉप्ट करें, बेहतर करें, तो सब मिलके इसमें हिस्सा डालें। सब जो है उसकी सबकी सुनी जाएगी। तो ये क्या है? एक डेमोक्रेटिक स्टाइल है। 14. Environmental scanning provides the foundation for developing forecast. Which of the following is not a category of the forecast technique? अच्छा, एनवायरनमेंट को स्कैन करती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस। वो जारी बात है कुछ फोरकास्ट करना चाह रही होंगी कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, कितनी हमें बजटिंग चाहिए होगा, कितनी हमने प्लानिंग करनी है, कितने रिसोर्सेज को अपने एलोकेट करना है, और बहुत सारी और चीज़ें। तो पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ फोरकास्टिंग की टेक्निक्स दी हुई हैं, उसमें से एक जो कैटेगरी है वो इनवैलिड है, वो हमें आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फोरकास्टिंग टेक्निक में क्वालिटेटिव भी होती हैं, क्वालिटेटिव भी होती हैं और जजमेंटल भी होती हैं। अलबत्ता एक्सपर्ट फोरकास्टिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इन एनवायरमेंटल स्कैनिंग वी हैव अ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड judgmental forecasting, but there's no such thing as expert forecasting. 15. In the path goal leadership theory, dash leader behavior involves setting the challenging goals, expecting subordinates to perform at their highest level, and conveying a high degree of confidence in the subordinates. अगेन ये पैथ गोल थ्योरी है। इसमें लीडरशिप क्या करती है जी? वो चाह रही है, या एक लीडर का जो बिहेवियर है वो क्या कर रहा है? वो चैलेंजिंग गोल सेट कर रहा है, बहुत हाई लेवल का सेल टारगेट सेट कर रहा है, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सबऑर्डिनेट हैं वो परफॉर्म करेंगे टू द हाईएस्ट लेवल, यानी वो एक्स्ट्रा माइल जाएं और अपना बहुत अच्छा डिलीवर करें। और वो कन्वे कर रहे हैं क्या? हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सबऑर्डिनेट्स को बता रहे हैं कि आप ये कर सकती हैं, ठीक है, यू कैन डू इट। तो इम्पैथ गिल थ्योरी, अचीवमेंट ओरिएंटेड जो है, ऐसा लीडरशिप बिहेवियर होगा जिसमें लीडर क्या करेगा? थोड़े से टफ गोल सेट करेगा, चैलेंजिंग जरूर होंगे, अटेनेबल होंगे, ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो। और वो इसलिए होगा ताकि लोग मेहनत करें, एक्स्ट्रा माइल जाएं, नई चीजें सोचें, करें। राइट, सो इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज, ताकि वो लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें और काम करें, ज्यादा डिलीवर करें। Question number 16. The dash stage is complete when the group structure solidifies and the group has assimilated a common set of expectations of what defines correct member behavior. ग्रुप बनने के जो मरहले हैं या डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसमें एक स्टेज की यहाँ पे बात की गई है कि वो स्टेज, उसमें ग्रुप सॉलिडिफाई करता है अपने आप को, और इस चीज को
वो देखता है कि अब एक कॉमन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्ड हो गई हैं, और ये बिल्ड हो गया है कि एक जो करेक्ट मेंबर्स का बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए। यानी मुझे पता चल गया है कि ये ग्रुप हमारा है। दूसरी बात, इस ग्रुप में इस तरह का बिहेवियर हमें रखना है, और इस ग्रुप की कॉमन एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो ये किस मरले में होती हैं या किस स्टेज पे होती हैं? नॉर्मिंग में होती हैं। ठीक है, स्टॉर्मिंग चूंकि पहला होता है, यहाँ बहुत डिफरेंसेस शुरू होते हैं, लड़ाई रोले, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सो ऑन। उसके बाद फिर आता है नॉर्मिंग। सो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं, ग्रुप सॉल्टिफाई हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस क्या है वो सेट हो जाती हैं, मेंबर्स का बिहेवियर क्या होना चाहिए वो सबको पता चल जाता है। ठीक है, वो डिफाइन हो जाता है। सो दिस इज द नॉर्मिंग स्टेज। Question number 17. Which of the following is the type of power a person has because of his higher position in the formal organization hierarchy? एक पावर की बात की गई है, किसी शख्स के पास हो सकती है जो उसकी पोजीशन है, बीइंग अ मैनेजर, डायरेक्टर, फॉर्मल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हायरार्की मतलब हायरार्किकल चार्ट, बोर्ड ऑफ गवर्नर है, सीईओ है, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है एंड सो ऑन। तो वो कहाँ किस किस को कौन रिपोर्ट करता है, अगेन ये हायरार्की में डिफाइन होगा। तो एक पर्सन की जो लीगल पोजीशन होती है, जो फॉर्मल पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो पावर उसको मिलती है उस पोजीशन की वजह से लीगल या लेजिटिमेट पावर उसको कहते हैं। यानी इस फॉर्मल को इससे आपने मिला लेना है। A formal position in organization that has a legitimate power. लेजिटिमेट पावर होगी उस बंदे के पास। एक डायरेक्टर के पास जो पावर होगी वो क्या होगी, लेजिटिमेट। एक सीनियर मैनेजर के पास जो पावर होगी, अगेन दैट इज लेजिटिमेट। 18. All of the following are associated with the transactional leadership except, अब हमें पता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पूछा गया है कि एक छोड़ के जो बाकी सारे हैं वो इसके हैं, वो जो एक है ना वो हमने बताना है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। देखिए, ये एक्सचेंज पे बेस करती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ तक लीजिए जरा। मतलब क्या होगा, आपने कुछ लिया कुछ दिया, राइट? तो ये क्या हो गया कि एक्सचेंज हो गया। ये तो बात ठीक है। रिलाइज ऑन डिसिप्लिन टू मेंटेन परफॉर्मेंस, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ ले दे के, रिवॉर्ड दे के, पनिशमेंट का डरा के कुछ ना कुछ आपने डिसिप्लिन या परफॉर्मेंस जो है वो सेट करनी है, ये भी ठीक है बात। थर्ड है जी, यूजेस रिवॉर्ड पावर आर पनिशमेंट फॉर मोटिवेशन। यानी कहीं ना कहीं कह दिया कि पैसे मिल जाएंगे, और कहा कि अगर ना किया तो फिर ये गड़बड़ होगी। सही है। तो ये तीनों जो हैं ये बिल्कुल इसी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की करेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट हैं। पे अटेंशन टू द कंसर्न ऑफ द फॉलोअर्स, ये इसमें नहीं होता। जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है इसमें फॉलोअर्स के कंसर्न को वहां जाके सुनना, उनको वक्त देना, अटेंशन देना, ये ट्रांजैक्शनल लीडर्स नहीं करते। ठीक है, वो तो कहते हैं बस काम चलाओ। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं, क्रिस्मेटिक लीडर होते हैं, वो करते हैं ये। 19. ग्रुप क्रिएटिविटी कैन बी इनहेंस्ड बाय नंबर ऑफ फॉलोइंग टेक्निक एक्सा। तो हमारे पास ग्रुप क्रिएटिविटी जो है वो इनहेंस की जा सकती है, काफी मेथड या टेक्निक्स हैं, एक नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो बताना है। डेल्फा टेक्निक या डेल्फी टेक्निक इसको कहते हैं। इससे भी हम क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। नॉमिनल से भी करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी करते हैं। अलबत्ता आइसोलेटेड टेक्निक ये कोई टेक्निक नहीं होती। और दूसरी, अगर आप थोड़ा सा भी देखें तो आइसोलेशन का क्या मतलब होता है कि आप किसी को अलग कर दें, तन्हा कर दें, और ये आप क्या कह रहे हैं भला, ग्रुप टेक्निक्स। तो जब आप किसी को आइसोलेट कर रहे हैं तो वो ग्रुप तो ना रहा। तो उसका मतलब है इस ग्रुप का इस आइसोलेशन से तो बिल्कुल जो है वो एंटोनाइन या अपोजिट रिलेशनशिप हो गया, या उसको वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो गया। कि ग्रुप क्रिएटिविटी में ये डेल्फा, नॉमिनल और ब्रेनस्टॉर्मिंग आती हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी आइसोलेटेड को एलिमिनेट कर सकते हैं या पिक कर सकते हैं। Question number 20. Budget is a numerical plan for allocating resources to specific activities. आपने सुना है बजट बनता है, जारी बात है, वो क्या है, कोई न्यूमेरिकल प्लान है, फाइनेंशियल प्लान भी कह सकते हैं आप रिसोर्स एलोकेट करते हैं, जारी बात है, रिसोर्स से मुराद आपकी फाइनेंशियल्स होते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए और द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप फिस्कल ईयर भी बोल देते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए वैलिड बजट टाइप। तो बजट की कुछ टाइप्स होती है ना, तो कहा गया कि वो जो टाइप नहीं है वो आप आइडेंटिफाई कीजिएगा।
रेवेन्यू बजट होता है कि आपने एक अगले फिस्कल ईयर में क्या रेवेन्यू स्ट्रीम एक्सपेक्ट करनी है या कंपनी कर रही है, तो ये वैलिड है। एक्सपेंस बजट भी होता है, आप एक प्रोजेक्ट करते हैं या प्रोजेक्शन बनाते हैं कि इस साल में हमारे कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, गेन किस तरह बनाएंगे, उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, वो जो अकाउंट्स या फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बनाते हैं। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट बजट भी होता है, यानी रेवेन्यू आया, सेल आई, उसके बाद आप देखते हैं एक्सपेंस आया, और फिर प्रॉफिट, इन दोनों को ऑफसेट करके प्रॉफिट हमारा कितना बनेगा, आप वो बजट भी बना लेते हैं। अलबत्ता आपके पास लॉस बजट इस तरह की कोई चीज नहीं होती। रेवेन्यू बजट होंगे, एक्सपेंस बजट होंगे और प्रॉफिट बजट होंगे, बट लॉस बजट जो है ये बजट की कोई वैलिड टाइप नहीं है। 21. Which of the following leadership is the ability to create and articulate a realistic, credible and attractive goals of the future for the organization? अगेन कुछ लीडरशिप की एबिलिटी की बात हो रही है कि एक लीडर क्या करेगा, क्रिएट करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, बताएगा, एक्सप्रेस करेगा, रियलिस्टिक, क्रेडिबल एंड अट्रैक्टिव गोल की तीनों मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि एक रियलिस्टिक गोल होगा, ऐसा नहीं होगा अनरियलिस्टिक हो, इम्पॉसिबल हो, नहीं, क्रेडिबल होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी और फॉलोअर्स के लिए वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, लेकिन फ्यूचर से रिलेटेड वो होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज को भी आपने ध्यान रखना, फ्यूचर का वो गोल है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो क्या होता है, वो विजनरी लीडर होता है। असल में तो ये सारा जो सिलसिला है कि फ्यूचर का जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये क्या बना, ये असल में यहाँ तक बना हमारा विजन, वी कॉल इट अ विजन। तो ये जो विजन बना, इस विजन को क्रिएट, आर्टिकुलेट करने के लिए जो मैनेजर के पास एबिलिटी होनी चाहिए ना, इस एबिलिटी को हम कह रहे हैं, ये क्या है कि मैनेजर विजनरी है। अ विजनरी मैनेजर कैन हैव अ विजन और ही और शी एनविजन हिज और हर फॉलोअर्स, वो अपने फॉलोअर्स को वो विजन बताएगा कि ये विजन मैंने देखा है, ये मैंने ख्वाब देखा है और हम ऐसा करेंगे और हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो ये जो एबिलिटी है विजन देखने की और अपने फॉलोअर्स में वो विजन ट्रांसफर करने की, उनको बताने की, उनको दिखाने की कि मैं 10 साल बाद कंपनी को कहाँ देख रहा हूँ, ताकि वो लोग भी अगर समझ आते हैं तो वो फिर मेहनत करेंगे पूरी तवज्जो के साथ, ईमानदारी के साथ। तो ये क्या होगी, लीडरशिप की विजनरी एबिलिटी होगी। 22. Dash concentrates on the best means of competing within the particular business while also supporting the corporate level strategy. ये किसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो रही है कि वो क्या है जी, एक पर्टिकुलर बिजनेस की स्ट्रैटेजी है while also supporting the corporate level strategy. असल में तो जो एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी है वो कारपोरेट को भी सपोर्ट करती है। तो पूछा गया कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कॉन्सेंट्रेट करती है किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर। तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रैटेजी जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाई गई है और उस बिजनेस को फोकस करती है, उसी को कॉन्सेंट्रेट करती है, तो वो फिर क्या होगी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। और अगर एक कारपोरेट में, मिसाल के तौर पे जस्ट थिंक ऑफ दिस कि कारपोरेट में अगर बिजनेस 1 है, बिजनेस 2 है और बिजनेस 3 है, तो ये 3 बिजनेस स्ट्रेटजीज होंगी। ज़ाहिर बात है तीनों किसको सपोर्ट करेंगी, कारपोरेट को, ठीक है, कारपोरेट को ही सपोर्ट करेंगी ये तीनों। 23. Which of the following is a weakness of management by objectives, यानी एमबीओ। एमबीओ की बहुत अच्छी कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन एक आध कुछ उसकी वीकनेस भी है, कुछ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का भी शिकार होती है ये वाली अप्रोच जो है मैनेजमेंट की। तो वो पूछा गया कि कौन सी एक वीकनेस है। तो देखिए उसमें क्या होता है, मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, गोल्स बताता है अपनी एम्प्लॉय को और प्लान बताता है, फिर प्रायोरिटीज उसकी क्या है वो क्लैरिफाई करता है, और फिर एम्प्लॉय को, जारी बात है ये सारे सिलसिले से कि मैनेजर के साथ वो डायरेक्टली काम कर रहा है, बहुत जल्दी बहुत अच्छा एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है। अलबत्ता एक जो प्रॉब्लम है इसमें, इस सारे मरले में एमबीओ के, इसमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्लियरली पता है और उनको सिर्फ बताना है कि हम एमबीओ कर रहे हैं, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि एक मैनेजर को पूरा ये सिलसिला बताना पड़ता है, एम्प्लॉय को पहले ट्रेन करना पड़ता है, और वंस द एम्प्लॉय और द सबऑर्डिनेट इज रेडी मेंटली, तो उसके बाद फिर मैनेजर साहब जो हैं वो ये सारे सिलसिले को आगाज करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो वन वीक एरिया आर द क्रिटिसिज्म आर द पिटफॉल आर अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एमबीओ इज कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। 24. Group decision making is considered effective and has a following characteristic except। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है उसके कुछ इफेक्टिव
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहा गया कि एक जो है वो नहीं है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सा नहीं है। देखिए, जब लोग ग्रुप में डिसाइड करेंगे तो क्या होगा कि सब सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। 11 लोगों की टीम बैठी हुई है और वो सब वहाँ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि अगला मैच हम जीत के दिखाएँगे। तो क्या होगा, सॉल्यूशन या जो भी टारगेट उन्होंने बनाया है और कैसे जीतेंगे, अगेन वो सब क्या कर रहे हैं, बाय इन कर रहे हैं, डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 4 ने कह दिया वो या मैनेजर ने कह दिया कि हम ऐसा करेंगे, 4 लोगों ने मान लिया, 4 ने नहीं माना, नहीं। अब जो मिल के डिसीजन हो रहा है वो सब मान रहे हैं क्योंकि सबने मिल के किया है, राइट? तो ये तो फ़ायदा है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, ठीक है? हमें उसके अलग देखनी है क्या चीज़ है एक्सेप्ट, तो इसलिए हम इसको पिक तो नहीं कर रहे। ग्रुप्स आर परसीव्ड एज़ ए मोर लेजिटिमेट, ज़ाहिर बात है ग्रुप में हम बैठे हुए हैं और सबको पता चलता है कि अब हम ग्रुप में हैं तो हमारी बात ज़्यादा जो है वो वैलिड है, उसकी वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा लीगल है, तो ये भी बात ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ अल्टरनेटिव इज़ अवेलेबल, ज़ाहिर बात है आपके पास ज़्यादा अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। 10 लोग बैठे हैं, मुमकिन है कुछ 6 राय आपके पास आ रही हों। जितने ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा राय आ रही हैं आपके पास, ज़्यादा ओपिनियंस आ रहे हैं, ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं सॉल्यूशन के, ठीक है? सो दिस इज़ राइट अगेन। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये असल में ग्रुप डिसीजन मेकिंग की करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके इफेक्टिव करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी ग्रुप डिसीजन में कहा जाता है कि रुकावट आती है, क्रिएटिविटी में और इनोवेशन नहीं, रुकावट नहीं आती बल्कि क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो ये ऊपर जो 3 थे, ये तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के क्रिएटिव एट्रिब्यूट्स हैं, इफेक्टिव एट्रिब्यूट्स हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं। कहा गया था उसके अलावा कौन सा एक्सेप्ट, तो ये हमने लास्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, ये गलत है। ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग का नुकसान नहीं है, ठीक है? अभी हमने ऊपर डिटेल से बात की है कि ग्रुप डिसीजन में कोई क्रिएटिविटी इनोवेशन को कोई अब्स्ट्रैक्ट हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, चैलेंज, रोड ब्लॉक नहीं आता। तो ये असल में स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है और यही हमें आइडेंटिफाई करनी थी। 25 है, which of the following techniques efforts are made to solve problems by generating new ways of viewing a problem and seeking novel alternatives। कोई एक टेक्निक है, पूछा गया है कि उसमें क्या किया जाता है, efforts are made to solve problems by generating new ways। कोशिश की जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, लेकिन जो सोल्यूशन के जो तरीके हैं वो देखा जाता है कि कुछ नए सोचे जाएं, बनाए जाएं, प्रॉब्लम को देखा जाए और नोवेल अल्टरनेटिव यानी ऑप्शंस अच्छी बनाई जाएं, 3 4 5 मुख्तलिफ, अगर ये चलेगी ये नहीं चल सकती कोई मसला नहीं, बी देखिए, सी देखिए, ई देखिए। तो ये पूछा गया कौन सी अप्रोच है, कौन से थिंकिंग है, कौन सी टेक्निक है थिंकिंग की, तो ये हमारे पास कौन सी होती है बोला, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट क्या होता है बोला, सो यू हैव समथिंग लाइक दिस। कन्वर्जेंट होता है ना कि जब रेज आपके पास आ रही हैं तो सारी क्या हो रही हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, तो ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट। जो ये लिखा हुआ है ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, डाइवर्जेंट है, सही है, समथिंग लाइक दिस। सो वन ग्रुप, ठीक है, वन ग्रुप और वी हैव ए मेनी अल्टरनेट सोल्यूशन, जो करिए ना, ये नोवल अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेट 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड सो ऑन, ठीक है, तो इट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मेकिंग अनयूजुअल एसोसिएशन बिटवीन द आइडियाज। आपके पास 3 4 आइडियाज हैं, आप उनका एक डिफरेंट यूनिक सा एसोसिएशन बना लेती हैं, तो ये तो क्रिएटिविटी हुई। ठीक है, हमें कहा गया नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वी कैन नॉट पिक दिस बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। टर्निंग आइडियाज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या ख्याल है, ये नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ये क्रिएटिविटी का ताल्लुक कहाँ तक है, आइडियाज तक है। ये हम क्या कह रहे हैं, आप आइडियाज को प्रोडक्ट्स और सर्विस में जो है ना वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी नहीं होगी। दिस कुड बी अ प्रोडक्शन, दिस कुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्रिएटिविटी नहीं होगी, ठीक है। और थर्ड देखते हैं जी, कॉग्निटिव प्रोसेस, जनरेटिंग आइडियाज। अगेन आप आइडियाज रिलेट कर रहे हैं, कुछ ज़हनी मुशक्कत कर रहे हैं, कुछ आप अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमागी सलाहियतें हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरूकार ला रहे हैं, ये भी इस क्रिएटिविटी का एक करैक्टरिस्टिक्स है। कंबाइनिंग आइडियाज़ इन अ यूनिक वे, अगेन देखिए आइडियाज़ को आप कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, यूनिकली कुछ ब्लेंड बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, क्रिएटिविटी है। अलबत्ता क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दें, ठीक है, क्रिएटिविटी कहाँ तक महदूद है, आइडियाज़ तक, ठीक है। लेट्स स्टिक द क्रिएटिविटी विद द आइडियाज़, सही है, विद द आइडियाज़ ओनली।
27. Which of the following stage of strategic management process determines what the strategy is? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कोई एक स्टेज है जिसमें असल में हम डिफाइन करते हैं या देखते हैं कि असल में स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, हम क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहला मरला है, सबसे जो पहला फेज है वो असल में ये डिफाइन करता है कि स्ट्रेटेजी हमने रखी क्या है, हमने बनाई क्या है, अडॉप्ट क्या की है। सो दैट इज formulation stage, strategy formulation stage. This is the stage or this is the point जहां हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। 28. Which of the following is not a process of motivating employees through management by objectives? पूछा गया कि नीचे जो कुछ चार ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन है जो कि एमबीओ की नहीं है, आप वो आइडेंटिफाई कीजिए। और कौन सी ऑप्शन है? जाहिर बात है आपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, तो कौन सी ऑप्शन नहीं है? मैनेजर सेट ऑब्जेक्टिव फॉर द एम्प्लॉयज, तो एमबीओ में तो हम ये करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और उसके बाद फिर एक्शन प्लान बताते हैं मैनेजर साहब, फिर वो रिव्यू करते हैं, राइट। तो ये तो पहले तो बात ठीक है। मैनेजर्स मेक परफॉर्मेंस अप्रेजल्स फॉर द एम्प्लॉयज और ऑफ एम्प्लॉयज, तो मैनेजर जो है एमबीओ में अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करते, ठीक है। वो जो परफॉर्मेंस रिव्यू होती है, जब एक्शन बता दिए ऑब्जेक्टिव सेट करके, वो जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो और चीज है। ये अप्रेजल से क्या मुराद होती है? वो जो एचआर अप्रेजल करता है ना आपकी साल के बाद कि जी इसको आपने 5%, 10%, 20%, लकी इनफ कि आपको इतना मिल जाए, ऑर्गेनाइजेशन इतना देती नहीं है। तो हो सकता है आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हो तो शायद आपको 25% भी मिल जाता हो, बट नॉर्मली ये 6 to 8%, 10% होता है। असल में ये वाली वो अप्रेजल है कि इस साल तनख्वाह कितनी बढ़ानी है जाट साहब की, ठीक है, मोहतरम तार साहब की, बिलाल साहब की, वगैरह वगैरह। तो मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज पीरियडिकली रिव्यू द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, ये रिव्यू वो वाला जो एमबीए में होता है, ये ठीक है। और मैनेजर्स डेवलप एक्शन प्लान, ऑब्जेक्टिव बनाए, ऑब्जेक्टिव बना के एक्शन प्लान बनाए और एक्शन प्लान बता के एम्प्लॉय ने वो काम किया और फिर परफॉर्मेंस को रिव्यू किया मैनेजर ने। अलबत्ता ये काम नहीं किया जाता एमबीओ में परफॉर्मेंस अप्रेजल का, और यही हमें आइडेंटिफाई करना था। बाकी 3 काम किए जाते हैं एमबीओ में, वो हमने कहा कि हमें पिक नहीं करने, जो नहीं है वो पिक करना है। 29. Mr. Ali is working in an ABC company. He takes risk and accepts challenging tasks as an opportunity and believes on a moderate probability of success. This represents which of the following? In the context of मैकलेलैंड्स acquired needs theory जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात पूछी गई है, ठीक है। नीड ऑफ पावर, फिलिएशन एंड अचीवमेंट वगैरह ये सारी चीजें उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। ये कोई अली साहब हैं, वो कहते हैं जी कि मैं रिस्क लूंगा और मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने के लिए, और मुझे पता है शायद सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा ना हो, मॉडरेट हो, बट आई स्टिल डू इट। तो अली साहब का ये जो रवैया है ये क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट है। चैलेंज ये क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट है। वहां पे भी ये होता है ना नीड फॉर अचीवमेंट, कि कोई एम्प्लॉई वो क्या करता है, वो इसी तरह की चैलेंजिंग टास्क करने की कोशिश करता है। तो ये क्या हुआ? नीड फॉर अचीवमेंट। Question number 30 है, what would be the best description of plans that focus on broad future of the organization and incorporates both external environment demand and internal resources? किसी चीज की डिस्क्रिप्शन पूछी गई है कि जो नीचे 4 ऑप्शन है वो बताइए कौन सी डिस्क्रिप्शन बेहतर है उसके लिए। वो प्लान्स हैं जो फोकस करते हैं किसी भी कंपनी के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे, लेकिन फ्यूचर पे, मुस्तकबिल के ऊपर, और ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, दोनों चीज़ों को शामिल करते हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कंपैटिटर, गवर्नमेंट, रेगुलेशन, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड सो ऑन। और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज क्या हैं? अगेन टेक्नोलॉजी है, पीपल, इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, नॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरेटिव एडवांटेज है। इसके अलावा और बहुत सारे इंटरनल रिसोर्सेज हो सकते हैं। ये सबको मिला के एक ब्रॉडर और फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हम कहते हैं दिस इज स्ट्रेटेजिक प्लान। एक स्ट्रेटेजिक प्लान जब बनाया जाता है तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रॉडर फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये देखा जाता है, और उसको बनाते हुए हमें देखना पड़ता है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, यानी हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स क्या रेगुलेशंस ला रही है, इन्फ्लेशन क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, और हमारे पास लोग कैसे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितनी है। ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक प्लान या स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाती है।
31. The complex interaction of behavior, needs, rewards, reinforcement and cognitive activities is called. तो ये मोटिवेशन की डेफिनेशन है। आपका बिहेवियर, आपके अंदर जो नीड्स आपको फील होती हैं, आप जिन रिवॉर्ड से अट्रैक्ट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपके अंदर कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करती हैं, उसको रिपीट करवाती हैं। और ये सारा कॉग्निटिव प्रोसेस या एक्टिविटीज यानी आपकी मेंटल एक्टिविटीज हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, ये सारा जब इंटरेक्ट करता है आपस में, तो असल में ये क्या है? मोटिवेशन हो रही है। ठीक है, इट्स मोटिवेशन डेफिनेशन है ये। 32. According to expectancy theory, dash is the probability perceived by an individual that exerting a given amount of effort will lead to a certain level of performance. यानी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है कि कोई एक फिनोमेना है, उसमें एक बंदा ये सोचता है कि शायद इतने चांसेस हैं, अगर मैं इतनी मेहनत करूं तो इतना नतीजा निकल सकता है। आप ये कह सकते हैं आसानी के लिए, एक स्टूडेंट है, वो सोचते हैं कि शायद कुछ 80% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि मैं अगर 2 दफ़ा कोर्स रिवाइज करूं, 2 दफ़ा कोर्स रिवाइज करूं तो मेरा कुछ हो सकता है 90% जो है वो मार्क्स आ जाएं। ये जो फिनोमेना है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर एक चीज है, मेरा ये आपका ये सोचना कि इतनी मेहनत करने से इतने नतीजे आएंगे, इतनी एफर्ट लगेगी तो इतनी परफॉर्मेंस आएगी, ये क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, 3 चीजें हैं ना एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर। एक एक्सपेक्टेंसी है आपकी, एक इंस्ट्रूमेंटलिटी है और एक बैलेंस होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे, अभी जरा थोड़ी लेंथी हो रही है डिस्कशन हमारी। तो ये जो फिनोमेना है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर कि मैं अगर इतनी मेहनत करूं तो नतायज इतने आ सकते हैं, ये कुछ चांसेस हैं, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्ट करना मतलब कुछ मैं शायद सोच रहा हूं कि ऐसा हो जाए। ठीक है, ऐसा मेरा ख्याल है, मैं तवक्को कर रहा हूं ऐसा। 33. According to Abraham Maslow's motivational theory, the drive to find food and drink is which type of need? तो मैस्लोस की थ्योरीज में आपने कुछ 5 लेयर्स पढ़ी हुई हैं, 5 नीड्स पढ़ी हुई हैं। उसमें कहा गया कि एक आदमी को खुराक और पानी की अशद ज़रूरत है, या इसकी जो तलाश है, इसकी जो जुस्तजू है, ये उसकी किस नीड में आएगी? तो आपको पता है सबसे बेसिक नीड में आएगी, और वो क्या है? फिजियोलॉजिकल। पानी, हवा, खुराक, ये बुनियादी ज़रूरत है, वो बहुत बेसिक नीड है, और वो क्या? सबसे निचले लेवल पे फिजियोलॉजिकल नीड्स है। 34. Dash is another contingency and refers to an individual's belief that he or she is capable of performing a task. ये नहीं कहा जाता है कि किसी इंसान का ये उसका अपने लिए बिलीफ सोचना, इस बात के ऊपर फेथ कि वो कैपेबल है बहुत सारे काम करने के, उसके अंदर सलाहियत रखी है अल्लाह ने। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? सेल्फ एफिकेसी। यानी आप अपने तौर पे देखे ना, एक तो इंडिविजुअल का अपना बिलीफ है, एक क्लू यहाँ से मिल गया, ही और शी कैपेबल ऑफ, ये कैपेबल जो है ये भी क्या है? सेल्फ एफिकेसी है, कि उसके अंदर ये खुदा ने सलाहियत रखी है कि वो ये काम कर सकता है। उसका अपने ऊपर ये समझ लीजिए, वो कहते हैं ना, प्रेमचंद ने कहा कि खुद एतमादी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हमें ये पहले अपने आप को बावर कराना होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जिसको वो कहते हैं ना कैन डू एटीट्यूड। तो इफ आई हैव अ कैन डू एटीट्यूड, डेफिनेटली आई कैन एंड आई विल। तो ये क्या हुए? सेल्फ एफिकेसी, सी ऑप्शन। 35. McGregor assumed that people who were lazy would normally be viewed through. उसने 2 थ्योरीज दी हैं मैकग्रेगर ने, एक उसकी थ्योरी एक्स है और एक थ्योरी वाई है। तो थ्योरी एक्स में वो कहता है कि जी लोग तकरीबन क्या हैं? लेजी हैं, सुस्त हैं, वो काम ही नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इस तरह के जो लेजी लोग हैं, उनको आप कैसे व्यू करेंगे? थ्योरी एक्स में डालेंगे, या थ्योरी एक्स लोगों को इस तरह से देखती है एज पर मैकग्रेगर। 36. According to the dash, behavior is the function of its consequences. कोई एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि आप और मैं जो रवैया अपनाते हैं, बिहेव करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बस रैंडम हो गया, कभी कुछ बिहेव हमने कर लिया, कभी कुछ हमने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है? कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये असल में हमारा बिहेवियर, इसका कोई फंक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिहेवियर इज इक्वल टू एफ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे,
हमारा बिहेवियर अच्छा होगा। अगर कंसिक्वेंसेस बुरे होंगे, हमारा बिहेवियर कुछ और होगा। मिसाल के तौर पे, मैं वक्त पे ऑफिस जाता हूँ, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस मिले, मुझे पूरे पैसे मिले, तो मेरा बिहेवियर क्या होगा कि मैं वक्त पे ऑफिस जाऊंगा। एक आदमी, मेरा कुलीग फॉर एग्जाम्पल, वो कभी वक्त पे चला गया, कभी लेट चला गया, क्या हुआ? पैसे कटे। अब पैसे कटे ना, तो क्या हुआ? अब वो बिहेवियर चेंज हुआ, अब वो वक्त पे आना शुरू होगा। क्यों वक्त पे आना शुरू हुआ? कि लेट आने से कंसिक्वेंसेस बुरे मिले। क्या हुआ? पैसे कटे, डिडक्शन हुई, राइट? तो ये कहा जा रहा है कि ये थ्योरी है बेसिकली कि अच्छे नताज मिलते हैं तो आपका बिहेवियर मस्बत रहता है, बुरे नताज मिलते हैं तो आपका अगर बिहेवियर पहले मनफी था तो अब मस्बत हो जाता है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि लोगों को जुराइम की सलाह मिलती है तो वो फिर अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो ये असल में क्या है? हमारी री इन्फोर्समेंट थ्योरी है कि अच्छी जजा जब मिलती है इंसान को तो री इन्फोर्स होता है, अच्छा बिहेवियर जो है वो बार बार आता है, रिपीट होता है। 37 है, in traditional goal setting, the goals are set at the top level of the management, and after that, these goals are broken down into सब goals। यानी कंपनी पे टॉप पे लोगों ने क्या किया, डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो बाकी निचले लेवल हैं वहां पे ये गोल क्या हुए, ब्रेक डाउन हुए, और फिर हर डिपार्टमेंट को मिले और फिर हर टीम को मिलते गए। तो यूं ये निचली सतह पे जब जाते हैं तो ये डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ट्रेडिशनल जो गोल सेटिंग है वो इस तरह से ही होती है। 38, गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो गैंट चार्ट जो है वो किस पर्पस के लिए होता है? आपने पढ़ा होगा, ये स्केजुलिंग टूल है। यानी आपने स्केड्यूल बनाना है, स्केड्यूल दिखाना है, उसकी विजुअलाइजेशन करनी है, उसको डिपिक्ट करना है, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा टूल है, राइट? ये देखिए, फॉर इंस्टेंस यहाँ हाइपोथेटिकली गैंट चार्ट मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ आपके पास क्वार्टर्स हैं, मंथ हो सकते हैं, यहाँ आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो आप बता रहे हैं बेसिकली कि कुछ मिड जैन से लेकर मिड मार्च तक आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ शुरू में ये देखिए पहले हफ्ते से लेकर फरवरी के कुछ मिड मार्च तक, यहाँ तक मिड तक आ रहे हैं आप, और ये एक्टिविटी क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, और फिर बाकी एक्टिविटीज़ भी आपने दिखाई नहीं है कि किस किस मंथ में, किस किस क्वार्टर में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा सिलसिला क्या कहलाएगा, गैंट चार्ट। 39. Which of the following can be described or defined as the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its long-term objectives? अच्छा, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक चीज है नीचे, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, उसको आप डिफाइन करें या डिस्क्राइब करें। क्या है वो? आर्ट एंड साइंस है। एक, आप कोई चीज फार्मूलेट कर रहे हैं। दो, कोई चीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तीन, उसको आप रिव्यू कर रहे हैं। क्रॉस फंक्शनल डिसीजन, बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं, एचआर, मैनेजमेंट, फाइनेंस, लीगल, टैक्सेशन, ऑपरेशंस, सेल्स, रिकवरी एंड सो ऑन। ये इनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है। तो असल में क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को, क्रॉस फंक्शनल, ये सारी चीजें मिलके क्या बढ़ती हैं, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाते हैं आप एक, इम्प्लीमेंट करते हैं दो, और उसके बाद फिर देखते हैं स्ट्रेटजी सही रही कि नहीं, ये क्या हुआ, एवेल्युएट या रिव्यू करते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर बनती हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। ये देखिए, खाली फार्मूलेट करते हैं तो ये फार्मूलेशन लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता क्योंकि हम तीनों काम कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट, ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हम करते, ये तो हम तीनों कर रहे हैं। और एवेल्युएट, ये देखिए वैल्यूएशन लिखा हुआ है, तो ये तीनों अलग अलग लिखे हुए, ये ऑप्शंस नहीं हो सकती। मैनेजमेंट में ये तीनों आएंगे, हम फार्मूलेट भी करते हैं, वैल्यूएट भी करते हैं, और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यानी हम इनफैक्ट क्या करते हैं, पहले फार्मूलेट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, और थर्ड पे फिर वैल्यूएट करते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर चीज़ें सही नहीं रही तो दोबारा फिर कुछ हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है, और उसको फिर दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन फिर रिव्यू करेंगे कि क्या सूरत हाल है, अब कुछ बेहतर है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। Question number 40. The behavioral dimension of a leadership involving the concern that the leader has the feeling, needs, personal interest, problems, and well-being of the followers is referred to as which of the following? पूछा गया कि कोई एक बिहेवियरल डायमेंशन है किसकी, लीडरशिप की, जिसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है, कंसर्न इन्वॉल्व है किसके, लीडर के, कि वो लोगों के बारे में अच्छी फीलिंग्स रखता है, उनकी नीड्स को समझने की कोशिश करता है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट को भी देखता है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश करता है। असल में वो अपने फॉलोअर्स की
वेल बीइंग का ख्याल रखता है। बहुत ही अच्छा लीडर है जी, अल्लाह हमें भी नसीब करे। तो ऐसा लीडर कौन सा होगा? तो ये जो बिहेवियरल डायमेंशन है, जिसमें ये सारा कुछ लीडर कर रहा है, ये कौन सी बिहेवियरल डायमेंशन है? असल में ये बिहेवियरल डायमेंशन पूछी गई है, तो वो डायमेंशन हमारी कौन सी होती है? कंसिडरेशन की। 41. The process of upgrading the job task mix in order to increase the significantly the potential for growth, achievement, responsibility and recognition is known as। यानी आप जॉब टास्क मिक्स को अपग्रेड कर रहे हैं किसके लिए? कि आप पोटेंशियल, ग्रोथ, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकग्निशन बढ़ा सकें, किसी एम्प्लॉई की ज्यादा कर सकें। तो इस मरले को, इस प्रोसेस को आप और मैं क्या कहते हैं? जॉब एनरिचमेंट। 42. An organization that assigns specialists from different functions or functional department to work on one or more than one project, being led by the project managers or manager is called as। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ फंक्शन से स्पेशलिस्ट को इकट्ठा करती है। वो कोई एक या ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे भेज देती है और इन प्रोजेक्ट्स को फिर अलग अलग मैनेजर्स हैंडल करते हैं। यूं वो बंदा इस मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहा होता है और जिस फंक्शन का वो है उस फंक्शन के मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, आपने शायद पढ़ा हो कि दो बॉसेस हो जाते हैं फिर एक बंदे के, और जो दो बॉसेस हो जाते हैं वो किस में होते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे होती हैं, वहां ये काम होता है कि आप 3 4 5 डिपार्टमेंट से एक एक दो दो लोग उठाते हैं, एक टीम बना देते हैं। आर्जी तौर पे कोई प्रोजेक्ट होता है आपका, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट को फिर वो कंप्लीट करते हैं। जब तक वो प्रोजेक्ट पे होते हैं, वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करते हैं, जिसके नीचे वो काम कर रहे हैं, जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं। और अपनी जो एक्चुअल टीम है, जो एक्चुअल उनका फंक्शन है, उस मैनेजर को भी रिपोर्ट साथ-साथ करते रहते हैं। 43. Centralization is the extent to which power and authority are retained at the top organization levels. Which of the following is not an advantage of centralization? तो कहा जा रहा है कि जो सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग है, ये इसमें पावर और अथॉरिटी जो है वो टॉप पे रहती है। कहा जा रहा है कि इसका कोई एक एडवांटेज नहीं है, वो आपने बताना है। ठीक है, easier to coordinate activities of the various units, ये तो इसका एडवांटेज है, ये तो हम नहीं बता रहे। टॉप मैनेजर्स हैव मोर एक्सपीरियंस, ये बात ठीक है। सेंट्रलाइजेशन में हम कह रहे हैं जी ऊपर के लोग करते हैं और ऊपर के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ये बात भी ठीक हो गई। इट टेक लॉन्गर टू गैदर इंफॉर्मेशन, एनालाइज इश्यूज एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। ये प्रॉब्लम है। ये देखिए, ऊपर के लोगों ने करना है मिसाल के तौर पे, और ये नीचे मिडल मैनेजर हैं, उनके नीचे फिर वर्कर्स हैं। ठीक है, और हो सकता है कि लेयर नीचे और भी हो, असिस्टेंट की हो, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ के लोगों ने डिसीजन करना है, तो वो इनसे पूछेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इनसे पूछेंगे, और ये फिर इनसे कुछ पूछेंगे, और इन्फॉर्मेशन वापस जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? टेक्स लॉन्गर टू गैदर इन्फॉर्मेशन। अब वो एनालाइज करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे चेंजेस को। तो क्या ख्याल है, आजकल जैसे एवरी नो एंड देन द लैंडस्केप गेट्स चेंजिंग, इट्स वेरी विब्रेंट एंड डायनामिक। तो इतनी देर में कुछ और चीज़ें होंगी जो हम कहेंगे कि करना चाहते थे लेकिन अब कर नहीं सके, लेट हो गए हैं। राइट, ये सेंट्रलाइजेशन का क्या है? एक एडवांटेज नहीं है, या नेगेटिव एस्पेक्ट है, या डिसएडवांटेज है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज प्रमोटेड, ये ठीक है बात, ये सेंट्रलाइज में ऐसा ही होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ centralization if we consider a negative aspect or disadvantage of centralization. Question number 44. Global competition accelerated product development by competitors and increased demand by customers for better services have encouraged organization to become more। अच्छा, challenges क्या हैं? अभी हम बात कर रहे थे ना, दुनिया भर में कंपटीशन हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी पाकिस्तान में है तो उसको इधर ही थोड़े बहुत चैलेंज होंगे, नहीं। यहाँ पे बाहर की कंपनीज भी आके अपना काम कर रही हैं, तो हर कंपनी को क्या ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट जो है ना, ये बहुत एक्सेलरेट हो गई नहीं है, बहुत तेज हो गई नहीं है। आए दिन नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, कंपेटिटर्स उनको बना बना के मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं, और कस्टमर्स की बहुत डिमांड आ रही है। एवरी नो एंड देन द डिमांड्स बिन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ये ज़्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस दें, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स दें, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह रही हैं कि आप ज़्यादा क्या बने? फ्लेक्सिबल बने, ज़्यादा रैपिडली चेंजेस को अडॉप्ट करें, ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस करें। और ये कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा
ऑर्गेनिक होंगी, द मोर ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन इज, द मोर फ्लेक्सिबल इट इज, द मोर रेडी एंड ईगर एंड विलिंग and can adopt to the dynamic changes in the business. 45. Which of the following is a function of how much decision-making authority is pushed down to the lower levels in the organization? कि आपने कितनी डिसीजन मेकिंग जो है वो नीचे लोअर लेवल पे भेजनी है. तो लोअर लेवल पे जो आप भेजते हैं डिसीजन मेकिंग, वो हमारी क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है. 46. At ABC company, the jobs are grouped by functions such as marketing, finance, HR, legal, sales, production, and so on. Which type of organization is this? तो जाहिर बात है, देखिए ये क्लू है फंक्शन. आपने पूरी जॉब्स को किस तरह ग्रुप किया हुआ है? फंक्शन के अंदर. और इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फंक्शनल है. Question number 47. Position in the direct chain of command responsible for achievement of an organization goal or profit is called. कोई एक पोजीशन है जो डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड में होती है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ की है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल और प्रॉफिट. तो वो कौन सी पोजीशन है जिसकी ये बात हो रही है? वो लाइन पोजीशन होती है. ठीक है, हमारे पास दो तरह की पोजीशंस होती हैं, एक लाइन होती है और एक आपके पास स्टाफ होती है. लाइन जो होती है ना, आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत सारे की डिसीजंस करते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन, सेल्स, ऑपरेशंस वगैरह, ये लोग बहुत की डिसीजंस करते हैं, यानी जो बिजनेस एक्चुअल काम कर रहा होता है. ऑन द अदर साइड जो स्टाफ पोजीशंस होती हैं, ये स्टाफ आप ये समझ लीजिए, ये इट्स काइंड ऑफ ए सपोर्ट रोल. ये सपोर्ट किनको करते हैं? लाइन को. स्टाफ पोजीशन जो है वो सपोर्ट करते हैं लाइन को. ठीक है, और लैंड ए हैंड. जैसे आपके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं ना असिस्टेंट्स के लिए, जैसे HR आप कह सकते हैं सबसे कॉमन और सबसे आसान. जैसे IT सबसे कॉमन होता है. अभी कंपनी है, वो काम तो कुछ और करती है. ठीक है, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है या कुछ और सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन HR और IT उसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं. 48. An organization where decisions are made by those employees close to the problem is using which type of decision making authority? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ डिसीजंस कौन से लोग कर रहे हैं? वो एम्प्लॉय जो प्रॉब्लम के क्या है? बहुत क्लोज्ड हैं, यानी जो प्रॉब्लम के बिल्कुल इंटरफेसिंग पे हैं, या प्रॉब्लम डायरेक्टली इंटरफेस कर रहे हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर के साथ, उन चीज़ों के साथ जहाँ प्रॉब्लम्स एरियाज हैं. अगर ये लोग डिसीजन करते हैं, तो ये किस तरह की डिसीजन मेकिंग हो रही है? ये किस तरह की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कि अगर वो लोग जो प्रॉब्लम के करीब हैं, कहीं जाके हायरार्की में सेकंड या हो सकता है थर्ड लेयर यहाँ पे आते हों, तो ऐसी लेयर पे अगर लोग आ रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यकीनन ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है. वरना डिसीजन कहाँ तक रहता? या यहाँ तक, बस खत्म बात. ये क्या होता है? सेंट्रलाइज है. लेकिन अगर जो लोग प्रॉब्लम के करीब हैं, डायरेक्टली फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, वो लोग अगर कर रहे हैं डिसीजन, तो इसका मतलब ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है. Question number 49. Which of the following type of organization is able to change rapidly? ठीक है, ये हमने पहले भी बात की है. अभी राइट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि इट हैज़ अ बेटर अडॉप्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस. एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटर्स के लिए लीगल या कोई भी और एक्सटर्नल चेंजेस होती हैं, तो ऑर्गेनिक कैन क्विकली अडॉप्ट एंड respond to those changes. Question number 50. Dash is the phenomena in which jobs group together based on the similarity of expertise, skills or activities to achieve organization's goal. यानी एक फिनोमेना है जिसमें हम जॉब्स को ग्रुप कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से और एक्टिविटीज के हिसाब से. एक्टिविटी से आपको समझ आ गई होगी, वैसे स्किल और एक्सपर्टीज से भी आपको समझ आनी चाहिए कि ये तीनों चीज़ें हम मिला के क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं. ठीक है, और सबसे कॉमन मिसाल क्या ले सकते हैं आप? ठीक है, थिंक ऑफ HR, थिंक ऑफ IT. कि एक्सपर्टीज, स्किल सेट और एक्टिविटीज IT वालों की क्या होगी? सेम होगी. ग्रुप कर दिया हमने. HR की भी क्या होगी? सेम होगी. ग्रुप कर दी हमने जॉब्स को. राइट, तो ये क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन है. इन HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, IT है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट या IT के डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं, तो सब IT का ही काम कर रहे हैं. सेम फॉर HR एंड फाइनेंस. 51 है.
एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स आर फैक्टर्स दैट कम फ्रॉम आउटसाइड। हमें पता है कि एक्सट्रिंसिक जो हैं वो क्या होते हैं, आउटसाइड। ऑन द अदर साइड इंट्रिंसिक जो होते हैं वो इनसाइड होते हैं। ठीक है, मेरे आपके यानी इंटरनल हमारे फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। फॉलोइंग आर दी एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स एक्सेप्ट, इसके अलावा यानी 3 दिए हुए होंगे, एक जो है वो एक्सट्रिंसिक नहीं होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। बोनस हमें पता है हमें एक्सटर्नल मिलता है, वही बात है कंपनी देती है ना, तो ये मोटिवेटर है लेकिन क्या है, एक्सट्रिंसिक है, तो ये हम सेलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें कहा गया उसके अलावा करें। टेंजिबल बेनिफिट्स हैं, कंपनी कोई भी देती है बेनिफिट्स, तो वो भी क्या है, एक्सटर्नल हैं। हमें पे मिलती है, कॉम्पनसेशन मिलती है, पैसे, ये भी क्या है, एक्सटर्नल है। रिस्पेक्ट, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये मेरे आपके अंदर है, एक हमारा एहसास है, तो ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेटर है। और यही हमें आइडेंटिफाई करना था, बाकी जो गिवन 3 है वो क्या है, एक्सट्रिंसिक है। 52, in ABC company jobs are creative, interesting and challenging। तो ये देखिए कहा जा रहा है कि जॉब वहाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत दिलचस्प हैं और चैलेंजिंग है। चलें जी, हमें भी कोई जॉब दिला दें यहाँ पे। बट एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी। ओ रहने दीजिए फिर, एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी, राइट, बेचारे क्या हैं, उदास है, परेशान है। इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर पता नहीं क्यों लोग परेशान है, शायद मैनेजर अच्छा नहीं होगा। और किसी से वो हैप्पी नहीं है, वर्किंग कंडीशन, वो सैलरी अच्छी नहीं है, लेट मिलती है, और रिलेशनशिप विद पीयर्स, ठीक है ना, लोग भी अच्छे नहीं हैं, टांगे खींचते रहते होंगे। दिस सिचुएशन लीड्स टू वर्ड। अब ये सिचुएशन जो है ये किस तरफ जा रही है, यानी जॉब्स की कंडीशन अच्छी है, इसका मतलब ये है कि हाइजीन फैक्टर क्या है, वो हाई है, राइट। और लोग खुश नहीं है, इसका मतलब है लोगों की जो मोटिवेशन है वो क्या है, लो है, राइट। तो ये पहली ऑप्शन ठीक निकल आई हमारी। ये जो हमारी है ना, क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग जॉब, वर्किंग कंडीशंस, तो जॉब इटसेल्फ जो हमारी है वो हमारी क्या, हाइजीन फैक्टर है। हर्सबर्ग की थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी को जरा ज़हन में लाइएगा, तो वो क्या है, बहुत अच्छे हैं, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या हुआ, हाइजीन फैक्टर तो बहुत हाई है, लेकिन जो मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं जैसे वर्किंग कंडीशन है, सैलरी है, वहाँ लोगों के साथ उठना बैठना, मेल मिलाप है, सोशल इंटरेक्शन है वहाँ, वो इतना अच्छा नहीं है। तो मतलब मोटिवेटर फैक्टर जो है, या मोटिवेशन फैक्टर दूसरा वाला, वो क्या, लो है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। 53, increasing the number of similar tasks performed by a worker in order to make the job more challenging is called। यानी आप क्या करते हैं, सिमिलर टास्क को, ये देखिएगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर टास्क को आप इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं, किसके लिए, एक वर्कर के लिए, इन ऑर्डर टू मेक द जॉब मोर चैलेंजिंग। आपने अब जॉब को क्या किया, थोड़ा सा चैलेंजिंग कर दिया आपने। तो ये क्या कर लिया, आपने जॉब को एनलार्जमेंट कर दिया, जॉब को बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा कर दिया, सिमिलर टास्क, ये देखिए, इनको आपने नंबर बढ़ाया, तादाद बढ़ा दी है। पहले एक बंदा 6 काम कर रहा थे 4 के, अब वो क्या कर देगा, 8 करने शुरू कर देगा, या उसको 10 काम दे दिएंगे। लेकिन ये 10 दिए सारे किसके दिए, एचआर के दिए भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो पहले भी एचआर के काम कर रहा था, 6 टास्क कर रहा था, अब एचआर के 10 कर रहा है। तो अब क्या किया, नंबर बढ़ा दिया हमने, तो जॉब को एनलार्ज कर दिया, ठीक है। जॉब को थोड़ा-सा हमने क्या कर दिया, बड़ा, हमने कहा यार बड़े हो जाओ, ठीक है। 2 साल से कंपनी में काम कर रहे हो, आप भी बड़े हो जाओ, तो जॉब एनलार्जमेंट। 54, dash occurs as group members experience conflict with one another। कोई फिनोमेना है वो हुआ जब ग्रुप के लोग आपस में महसूस उन्होंने किया कि क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एज दे लोकेट एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द की इश्यूज। कुछ प्रॉब्लम्स हैं काम करने के दौरान, उनको जब सॉल्व करने की कोशिश की गई तो सबकी आराम मुख्तलिफ आई। किसी ने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, किसी ने कहा ऐसे होगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो ऐसे करते हैं, उन्होंने कहा नहीं यार आपको क्या पता, मैं बताता हूँ ऐसे होता है। ये क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, ग्रुप मेंबर्स ने कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सपीरियंस करने शुरू कर दिए। यकीनन कोई एक ग्रुप से रिलेटेड फिनोमेना है, ठीक है, ये देखिए स्टेजेस भी वही लिखी हुई हैं। तो ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है लोगों के अंदर, थोड़ा बहुत जो है वो परेशानी बढ़ रही है, कुछ थोड़ा शायद हल्का-फुल्का आवाज़ें भी गर्म हो रही हैं, टेम्परेचर भी गर्म हो रहा है, और लोग एक-दूसरे की मान नहीं रहे बल्कि चाह रहे हैं मेरी मानी जाए। ये क्या है? स्टॉर्मिंग है, थोड़ी-सी तूफ़ान, यहाँ पे तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं होना चाहिए, बाकी ख़ैर है। तो तूफ़ान जो है वो बरपा है, क्या है? डिफरेंस ओपिनियन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये स्टेज कौन-सी होगी? स्टॉर्मिंग वाली। 55, in the context of conflicts, dash involves attempting to win a conflict
एट द अदर पार्टीज एक्सपेंस। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हो रही है, कहा दिया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप देखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप और मैं कॉन्फ्लिक्ट को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जो मसला है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो क्या है, उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के एक्सपेंस के ऊपर। यानी हम चाह रहे हैं कि हम जीत जाएं, वो हार जाए। और अगर मैं चाह रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट है और मैं जीत जाऊं और दूसरा बंदा जो है, ये दूसरी पार्टी हार जाए, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फोर्सफुली डूइंग समथिंग दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। यानी मैं इसमें पूरा दाव लगा रहा हूँ। बाज़ का लोग लेजिटिमेट फेयर अनफेयर के चीज़ को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं बस लेट मी विन, और मैं आई विल शो यू, मैं इसको जीत के दिखाऊंगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ के वो अखलाकियत हैं। एनीवेज बट लंबी बहस हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स के जो रेजोल्यूशन है या कुछ सेटलमेंट है, उसमें आपने देखा होगा कुछ अवॉइडेंस है, अकोमोडेशन है, कुछ कॉम्प्रोमाइज है, एक आधा और है। तो ये जो सिचुएशन है, ये किसकी है, कंपटीशन की। अवॉइडेंस ये होता कि हम छोड़ देते, निगलेक्ट कर देते, इग्नोर कर देते। हम एक कान से सुन के कहते हैं, दूसरे से निकाल दिया, यार कोई बात नहीं, इग्नोर करें। किसी ओ उसने ये कह दिया, कोई बात नहीं, जस्ट मैंने कहा जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ओके छोड़ दें आप। तो ये क्या हमने कहा यार अवॉइड करो भाई, इस बात से अवॉइड करो जिससे लड़ाई होती है। अकोमोडेशन ये था कि मैं क्या कहता कि यार कोई बात नहीं, ठीक है यार, मेरी खैर है, आप ले जाओ ये चीज़। दूसरी पार्टी को मैं जितवा देता या दस्तबरदार हो जाता किसी बात से ही, यार रहने दे, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है कि चल कुछ मैं छोड़ता हूँ, कुछ आप लोग छोड़ दें, ठीक है? यानी दोनों, हम में से दोनों कुछ ना कुछ छोड़े ना, तो ये बात मैं छोड़ देता हूँ, आप वो वाली बात छोड़ दो, बात खत्म करें इसको, राइट? कॉम्पिटिशन ये है कि नहीं मैं ही जीतूंगा, आप आपका चाहे नुकसान हो, ठीक है? सो ये बात की गई है, विन एट द अदर्स एक्सपेंस। 56 डैश इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। रेगुलेटिंग का लफ्ज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को हम रेगुलेट कर रहे हैं किसी एक प्रोसेस के अंदर, सो दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कॉन्फर्म्स टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स। हमने जो सोचा था ना, एक्सपेक्ट किया था कि ये स्टैंडर्ड या ये परफॉर्मेंस हम लेंगे, अब हम एक्चुअल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। ये चेक करने के लिए एक्सपेक्ट के लिहाज से कहाँ पे हम हैं। यानी हमने सोचा कि ये जून में हम इतनी सेल्स करेंगे, लेकिन ये हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, दिस इज समथिंग वी एक्सपेक्टेड। और हम ये देख रहे हैं कि सेल्स हमारी जो है वो कुछ यहाँ पे आ रही हैं। ये देख रहे हैं, ये कुछ वेरिएंस आ गया इतना, ठीक है, ये इतना डिफरेंस जो है ये नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लियरली। तो अब ये जो मरला है, ये जो हम काम कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, ये क्या कहलाता है? प्लानिंग तो नहीं होती, वो तो पहले होती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी प्लानिंग के बाद होती है। लीडिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की होती है। अलबत्ता ये जो सारा मरला है, ये फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। यानी हम ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं हमने प्लान क्या किया था, हम कहाँ पे हैं, और उसके बाद ज़ाहिर बात है हम कुछ ना कुछ यहाँ पे इस वेरिएंस का कुछ करेंगे। हम कोई एक्टिविटीज़ बनाएँगे, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेंगे, ताकि जो डेविएशन हुई है ना, इसको हम बैक ऑन ट्रैक लेके आएँ और अगली बार का हम कोशिश करेंगे एक्सपेक्ट, और हमारा जो एक्चुअल है ये क्या है, बराबर आए। ठीक है ना? तो यही फ़ायदा होगा कंट्रोलिंग का, कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। 57 dash involves overseeing the implementation of operating plans, monitoring day-to-day results and taking corrective actions when required. Again controlling की बात हो रही है कि आप ओवरसी करते हैं, आप रिव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ की आपने की थी? ऑपरेटिंग प्लान्स आपने इशू किए, रेगुलेट किए या उनको इम्प्लीमेंट किया। अब आप उनको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि डे टू डे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। आप कहते हैं जी मैं महीने बाद ही चेक करूँगा, मैं डेली चेक करूँगा सेल्स कितनी आ रही है। जिस दिन ड्रॉप हो मैं कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लूँ। व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जिस दिन मुझे पता चले कि नहीं आज सेल जो 80% हुई है, 70% हुई है, 20-30% ड्रॉप हुई है, तो मैं क्विकली कोई ना कोई एक्शन लूँ और अगले दिन फिर क्या हो, ये सेल्स प्रॉपर जो है वो जितनी हमारा टारगेट है उस पे हम मीट कर रहे हों, ठीक है? कोई वेरिएंस ना हो। तो ये क्या है, मैं कंट्रोल तो कर रहा हूँ लेकिन डे टू डे चीज़ों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और डे टू डे चीज़ें मेरी क्या होती हैं? ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? सो इफ आई एम कंट्रोलिंग any day to day phenomena or day to day activities, so that is operational control. 58 dash is a control principle which suggests that the managers should be informed
of the situation or of a situation only if the control data shows a significant deviation from standards. यानी अगेन फिर क्या हुआ, कंट्रोल ही हम कर रहे हैं और यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये कोई कंट्रोल प्रिंसिपल है। कहा जाता है कि ये सजेस्ट करता है आप मैनेजर को उस वक्त जरूर बताएं, इन्फॉर्म करें एक ऐसे सिचुएशन में जब आप आए कि आपका जो कंट्रोल डेटा है वो क्या बताए, सिग्निफिकेंट डेविएशन। यानी आपने कुछ सेल करनी थी डेली, फॉर एग्जांपल ओवरऑल सारी ब्रांच की, मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए की, ठीक है, 200 के फॉर इंस्टेंस, और आपने सेल की 20 के, ये थोड़ा सा डिफरेंस तो ये तो क्या सिग्निफिकेंट डेविएशन है। यानी 2 लाख की सेल करनी थी और 20,000 की सेल किया आपने, तो ये तो अच्छा खासा फर्क हुआ, 10 टाइम्स। अब क्या है, अब आप जरूर मैनेजर को बताएं। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, असल में तो ये एक एक्सेप्शन सिचुएशन आ गई। बहुत जो है वो सिग्निफिकेंट वेरिएंस आ गया ना, डेली तो ऐसा नहीं आएगा, कभी कभार आएगा। तो जो कभी कभार आया तो हमने कहा ये क्या है, एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई। और इस सिचुएशन को जब मैनेजर हैंडल करेगा तो उसको हम कहते हैं मैनेज बट बाय एक्सेप्शन। और ये कहती भी यही है कि ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कोई एक्सेप्शन आ जाए तो आप अपने मैनेजर को ज़रूर बताएं और वो फिर क्या करेंगे, डेफिनेटली इस डेविएशन को वो कंट्रोल करेंगे बहुत विजिलेंटली। और प्रोएक्टिवली कुछ चीज़ें हो सकती थी, नहीं हुई, लेकिन अब एटलीस्ट कुछ रिएक्टिव काम करेंगे वो, जस्ट टू मेकिंग श्योर कि लेट्स पुट एवरीथिंग बैक ऑन ट्रैक। और यही कंट्रोल का पर्पस भी होता है। Question number 59. Dash control is regulation exercised after a product or service have been completed in order to ensure that the final output meets the standards and goal. अब आपने क्या किया है, आप कोई रेगुलेशन है, आप उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट और सर्विस आपने बना दी हुई है। अब आपने सिर्फ ये देखने हैं, जो प्रोडक्ट आपने अभी बनाई है, जिसको बना के अभी आप फ्री हुए हैं, उसको रिव्यू करने लगे हैं, और उसको रिव्यू करते हुए बस आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, जो प्रोडक्ट आपने बनाई है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को और गोल्स को मीट करती है। तो ये कौन-सा कंट्रोल है? फीडबैक कंट्रोल है अलबत्ता ये। ये प्रोडक्ट बन गई, उसके बाद हम देख रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं असल में, दूसरे लफ्ज़ों में इसमें थोड़ा आसान करूँ तो फीडबैक ले रहे हैं। तो फीडबैक कंट्रोल क्या है, जब आपने कोई प्रोडक्ट बना दी है और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल आउटपुट है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को और ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को मीट भी करती है या नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। डैश इज द सर्च फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग कंपेटिटर्स एंड नॉन कंपेटिटर्स दैट लीड टू देयर सुपीरियर परफॉर्मेंसेस। या प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, उनका पोर्टफोलियो भी हो सकता है। कोई फिनोमेना है जिसमें कहा गया कि हम सर्च करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो हमारे कंपेटिटर्स के अंदर होती हैं। यानी उनके कुछ रेसिपीज हो सकती हैं, उनकी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, उनकी कुछ और चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन है, चाहे वो हमारे कंपेटिटर्स हैं डायरेक्टली या नॉन कंपेटिटर्स हैं, जिनकी वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है। उन चीज़ों को हम लेना चाहेंगे, उन चीज़ों को अगेन बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना, ये यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है? उन चीज़ों को हम भी लेना चाहेंगे। देखें ना, एक आदमी कामयाब होता है, आपकी मेरी जस्तजू क्या होती है कि हम देखें क्या चीज़ें उन्होंने करी हैं और हम भी अगर वो करें तो ज़ाहिर बात है हम भी कामयाब हो जाएँ। ये एक जस्तजू अल्लाह ने इंसान के अंदर डाली हुई है। ऐसा मैं और आप हम सब करते हैं। तो अगर सलीमुत्तबा सलीमुल-फितरत आदमी होगा तो ऐसे ही सोचेगा, ऐसे ही करेगा। उसको जस्तजू होगी कि ऐसा कैसे उसने किया और मुझे भी पता चले। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? बेंचमार्किंग। ठीक है? हम किसी एक कंपनी को बेंचमार्क कर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उनको सामने रख के, यानी इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हमारे यहाँ जूस और दूध में कंपनी जो है, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में एक बहुत रिनाउंड कंपनी है। इनफेंट्स के पाउडर मिल्क भी वो बनाती है। तो वो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी कंपनियाँ उसको बेंचमार्क करती हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्ट, उनकी सर्विस, उनकी डिलीवरी, उनकी क्वालिटी, उनका ट्रस्ट बहुत बेहतरीन है कम्युनिटी के अंदर, राइट? तो वो क्या है, बेसिकली दे आर डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, आर परफॉर्मेंस, आर प्रोडक्ट्स। तो कंपनीज जो बाकी हैं, जो नहीं आ रही हैं इस फील्ड में, वो फिर उनको क्या करती हैं, बेंचमार्क कर लेती हैं और कोशिश करती हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये था फिनोमेना बेंचमार्किंग का, और यूं हमारे यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं।
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके आपके एग्ज़ाम में मैंने कोशिश तो की है। कुछ थोड़ी बहुत अगर पेस आपको स्लो मिली हो तो उसके लिए माज़रत, और आपके वक़्त के लिए, आपकी तवज्जो के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो इस सारी काविश को, इस सारे सिलसिले को आप कैसे देखती हैं, ज़रूर बताइएगा, अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि सारे सिलसिले को और हम बेहतर, प्रोडक्टिव या इफ़ेक्टिव बना सकें। तो हमें आपकी फ़ीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होती है, ये जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ बेहतर चीज़ें हैं और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, तो ज़रूर बाकी लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़रा रिवाइज़ कर सकें और कुछ चीज़ों को सोल्डिफ़ाई कर सकें। और इंशाअल्लाह चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम आपके साथ इसी सब्जेक्ट का MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्टिव 40 क्वेश्चंस को पार्ट 2 में लेके हाज़िर होंगे, ताकि आप हर तरीके से एग्ज़ाम प्रिपेयर करके जाएं और रियल एग्ज़ाम अच्छा अटेम्प्ट करें, अच्छा स्कोर एंटिसिपेट करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, आपको खैरियत से रखे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए। फिर इंशाअल्लाह सब्जेक्टिव पार्ट में बात होती है आपसे। टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।